इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा आर्यमान है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत, विशाल, विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आर्याना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी, जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। तो ऐसी थी शोण राजा की पुत्री रासा। जब नारक जाबो महल में रासा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो रासा ने अपने 7 रूप प्रकट किए और नारक अपने सामने 7 रासाओं को देखकर परेशान, चकित और अचंभित रह गया। उसी समय नारक ने राजा शोण को मारने की धमकी दी। अगर असली रासा स्वयं अपने आप को मेरे हवाले नहीं करती तो मैं सबका वध कर दूंगा, और सबसे पहले शोण का। ठहरो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। नहीं, हमें तुमसे यही आशा थी रासा। नहीं बेटी, मेरे जीते जी तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मुझ पर विश्वास कीजिए, मेरी बात मान लीजिए पिताजी। मैं अपने पिता का और सहेलियों का वध होते नहीं देख सकती। रासा, चलो नारक। रासा, नारक जैसे ही सुहाग रात मनाने आया, सूर्यास्त हो गया और सूर्य के अस्त होते ही सवितान की दी हुई शक्ति समाप्त होने लगती है। इसीलिए माया, जो रासा बनी हुई थी, अपने असली रूप में आ गई। दिन अंत होने पर है, कहीं ऐसा ना हो कि नारक के आने से पहले ही सूरज अस्त हो जाए। जाबो की राजकुमारी का नारक के शयन कक्ष में स्वागत है। मेरा रूप बदल गया। इधर जाबो महल में राजा शोण और उसकी पुत्री रासा इस बात को लेकर चिंतित थे कि असली रासा तो यहां है और माया वहां रासा बनकर नारक के सामने गई है। अगर ये राज नारक पर खुल जाएगा तो वो क्रोधित होकर फिर से जाबो ग्रह पर हमला कर देगा। और तभी रासा ने अपने पिता को सलाह दी। पिताजी, हम किसी पड़ोसी ग्रह से संधि तो कर सकते हैं जिससे वो संकट में हमारी सहायता कर सके। नारक के भय से कोई तैयार नहीं होगा, कोई तैयार नहीं होगा। केवल एक तैयार हो सकता है। कौन? थार नरेश जारांत। महाराज जारांत को जाबो नरेश शोण की पुत्री रासा का अभिवादन। कदाचित आपको स्मरण होगा कि हमारी और आपकी भेंट एक बार सवितान आश्रम में हो चुकी है। इसीलिए मैं आपके पास ये संदेश भेज रही हूँ। इस समय हमारा जाबो ग्रह एक बहुत बड़े संकट में है और उस संकट का नाम है नारक। नारक ने मुझसे जबरदस्ती विवाह करने की कोशिश की थी। उस समय हमारे सवितान आश्रम की विद्या हमारे काम आई और मैंने स्वयं को बचा लिया। परंतु अब ऐसा लगता है कि नारक दोबारा हमला करने की योजना बना रहा है। हमारा जीवन खतरे में है। आपने भविष्य में किसी भी प्रकार की मदद करने का वचन दिया था। अब आप अपना वचन निभाएं। मेरा ये प्रस्ताव है कि आप यहाँ आकर मुझसे विवाह करें
और जाबू की रक्षा करे। थार नरेश जारांत ने रासा की शादी के प्रस्ताव को झट मंजूर कर लिया, क्योंकि उसकी पहली पत्नी नासा अभी तक थार को उसका उत्तराधिकारी नहीं दे पाई थी। राजपुरोहित शुक्रांत ने जब महारानी नासा को यह बात बताई कि महाराज जारांत दूसरा विवाह करने जा रहा है, तो वो भड़क उठे। महारानी, यदि ऐसा हुआ, रासा ने अगर महाराज को उत्तराधिकारी दे दिया, तो आपकी स्थिति इस थार के राजमहल में एक तुच्छ दासी की होकर रह जाएगी। उधर राहु ने, जो महासामंत नारक का जासूस था, ओमियान में होशिन द्वारा की गई एक भविष्यवाणी की सूचना दी। हुशिन ने भविष्यवाणी की है कि रासा का पुत्र ही आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनते ही नारक क्रोधित हो उठा और रासा को खत्म करने के लिए उसके कक्ष की ओर चल पड़ा। कुर्बक, इसे बंदी बनाकर तहखाने में बंद कर दो और दिन रात इसकी निगरानी करो। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं आपकी पत्नी हूँ। रासा, तू मेरे हत्यारे की मां है। यदि मुझे मालूम होता कि जाबू की राजकुमारी मेरे हत्यारे को जन्म देने वाली है, तो मैंने तुझे वही समाप्त कर दिया होता। आप रुक क्यों रहे हैं? आप मुझे अभी समाप्त कर दीजिए। आपकी मृत्यु का कारण तो मेरी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएगा। धोखा, विश्वासघात। मेरा रूप बदल गया। अब तो मैं जाबू, शोन और रासा, इन तीनों का सबसे पहले सर्वनाश करूंगा, और तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा। डाल दो इसे तहखाने में। जिस बात का डर था वही हुआ। आखिर नारक पर आज हमारा राज खुल ही गया। मुझे अपनी फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र लगी है तो राजकुमारी रासा और महाराज शोन की। नारक उन्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। नारक, तुम! आश्चर्य है शोन, तुमने तो मेरे स्वागत की इतनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है। यह बताओ, यह उन 7 रासाओं में से किस रासा के विवाह का आयोजन हो रहा है? वही जो वास्तविक रासा है। और ये आयोजन तुम्हारे लिए नहीं, ये तो थार के महाराज जारांत के लिए किया गया है। जारांत? मुझसे विश्वासघात करके तू जारांत के साथ जाना चाहती है? रासा, जारांत तो क्या, मैं तुझे किसी के स्वागत के योग्य नहीं छोड़ूंगा। आ गया तू, अब तू नहीं बचेगा। महासामंत नारक, इस वक्त भलाई इसी में है कि मृत्यु को गले लगाने के बजाय यहां से सुरक्षित निकल चले। पिताजी, पिताजी। महाराज, जारांत। हाँ महाराज, जारांत, नारक,
रासा को मारने कभी भी आ सकता है। मेरी बेटी की सुरक्षा का जिम्मा अब तुम पर है। इसे पिताजी, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो जारांत। महाराज, आप निश्चिंत रहिए, रासा मेरे साथ पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। महाराज, 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 पिताजी। महाराज जारांत रासा से विवाह करके उसे अपने साथ थार ग्रह ले जाता है और वहां थार ग्रह में महारानी नासा परेशान है कि वो क्या करे। शुक्रांत, तुम इतने बड़े तांत्रिक हो, जड़ी बूटियों के रहस्य से परिचित हो, रासायन शास्त्री हो, क्या तुम मुझे कोई ऐसी औषधि नहीं दे सकते जिससे कि मैं गर्भवती हो सकूं? औषधियां तो बहुत है महारानी, परंतु उनमें जोखिम है। मैं संतान के लिए कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार हूं। हाँ महारानी, परंतु प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मैं सारे परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूं शुक्रांत। बस तुम मुझे वो औषधि दो। मैं रासा को थार की रानी बनने से तो नहीं रोक सकती, लेकिन उससे पहले महाराज को उत्तराधिकारी देकर उसे थार की दासी जरूर बना सकती हूँ। थार के राजमहल में थार नरेश जारांत अपनी नई नवेली दुल्हन रासा के साथ बहुत खुश था। वो अपना अधिक से अधिक समय रासा के साथ ही बिताने लगा। दिन बीतते चले गए और एक दिन रासा ने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में उसने देखा कि एक युवराज थार की बंजर जमीन को हरा भरा कर रहा है। तुम्हारा स्वागत है आर्यमान। जब राज पुरोहित शुक्रांत ने महारानी नासा को यह समाचार दिया कि रासा गर्भवती है तो नासा तड़प उठी। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो शुक्रांत? हाँ महारानी, रासा भी गर्भवती है और आपकी कोख हरी होने का समाचार रासा के गर्भ में किसी महान आत्मा के पदार्पण की सूचना माना जा रहा है। रासा को तो स्वप्न भी आने लगे हैं कि उनके बच्चे के जन्म के बाद यह थार ग्रह फिर से एक बार हरा भरा हो जाएगा। छोटे! महाराज को प्रभावित करने के लिए झूठी कहानियां गढ़ रही है। कहानियां तो मैं भी गढ़ सकती हूँ। मैं भी कह सकती हूँ कि मैंने भी स्वप्न देखा है। उसके लिए पर्याप्त देर हो चुकी है महारानी। अर्थात? महाराज ने रासा को भी पटरानी बनाकर उन्हें राजमहिषी का पद दिया। आज से रासा और आप महाराज के लिए एक समान हुई। ये मेरा अपमान है। वो कल की बच्ची मेरा स्थान लेगी, मेरे समक्ष बैठेगी वो। महारानी, मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वो आपको अपदस्थ करके आपका स्थान छीन ले। महाराज तो उससे प्रसन्न है ही और थार में उसके आगमन को
सौभाग्य का आगमन समझा जा रहा है। थार के राजमहल में एक अजीब रोमांचक दौड़ शुरू हो गई। थार को उसका उत्तराधिकारी कौन पहले देगा, महारानी रासा या महारानी नासा? और इस दौड़ के बीच महारानी रासा के खिलाफ षड्यंत्रों का सिलसिला शुरू हो गया। महारानी नासा और शुक्रांत ने मिलकर महारानी रासा के पुत्र को उसके गर्भ में ही समाप्त करने की योजना बनानी शुरू कर दी। ये लीजिए विष। ये विष इतना तेज है कि रासा के गर्भ को जलाकर राख कर देगा। ये ले, और ध्यान रहे इस पवित्र चंद्र रस की एक भी बूंद भूमि पर न गिरने पाए। अब शगुन होता है। आप चिंता न करें महारानी, मैं ध्यान रखूंगी। अब देखिए आर्यमान का पहला एजुकेशनल सेक्शन। इससे क्या होगा? ये क्या कर रहे हो? बाहर जाने से पहले घर की खिड़कियां बंद करना। उससे क्या होगा? इससे जीव जंतु या चोर खिड़की के जरिए अंदर घर में नहीं आ सकेंगे। इससे क्या होगा? इससे हम चोर बदमाशों से सुरक्षित रहेंगे। हमारी मेहनत से कमाई और बसाई चीजों को हम सुरक्षित रख सकेंगे और उनका आनंद पूर्वक उपयोग कर सकेंगे। अच्छा, अब तुम बताओ कि इससे क्या होगा? इससे मैं बिना किसी डर के मन लगा के पढ़ूंगा और क्लास में फर्स्ट आऊंगा। याहू! वेरी गुड। अब आप लोग भी समझ गए होंगे कि इससे क्या होगा। ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र जिसके नेत्र कान है, ब्रह्मांड का